नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, AAO, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो सीरीज चलाई जा रही है, ये एग्रीकल्चर TGT PGT को छोड़कर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर TA हो और जितने भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पेडोलॉजी शब्द बना है, बताना है पेडोलॉजी शब्द किससे बना है, रोमन से, अंग्रेजी से, ग्रीक से या संस्कृत से। तो यहाँ लॉजी शब्द आया है। लॉजी से हम एक ट्रिक याद रखते हैं कि जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा है, जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा है वो शब्द हो जाता हमारा कौन सा, ग्रीक भाषा का शब्द। तो याद रखेंगे। तो यहाँ ग्रीक C ऑप्शन में आ रहा है, तो C ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पेडोलॉजी में आप याद रखेंगे सॉइल की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। इसी में सॉइल के निर्माण का अध्ययन किया जाता है और सॉइल का वितरण का अध्ययन किया जाता है और सॉइल का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में हम उत्पत्ति, निर्माण, सॉइल की वितरण, वर्गीकरण, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखेंगे संस्कृत शब्द से क्या कोई शब्द बना है। जी हाँ, तो संस्कृत शब्द से खाद जो होता है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कृषि के अंदर कृषि जो शब्द आया है ये भी संस्कृत का है। शुगर कैन के अंदर जो शुगर है ये भी संस्कृत शब्द है। ठीक है। लाख कल्चर में जो लाख शब्द आता है वो भी एक संस्कृत शब्द है। ठीक है। ये सब याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बढ़ते आकार की श्रृंखला में व्यवस्थित मिट्टी के कण आपको बताना है, बढ़ते आकार में बताना है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सिल्ट है, क्ले मिट्टी, रेत सिल्ट मिट्टी, या क्ले सैंड सिल्ट, या मिट्टी सिल्ट क्ले। यहाँ पर आप क्ले कर लीजिए। ठीक है, मिट्टी से नहीं समझेंगे, क्ले। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें किस हिसाब से बताना है, बढ़ते आकार में। ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पर कण कौन सा रहेगा, क्ले रहेगा। उसके बाद सिल्ट रहेगा, इसके बाद सैंड रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया बढ़ते आकार में। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा D ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्ले सिल्ट रेत, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है। यहाँ पर सांकेतिक पौधे को इंगित करते हैं ये सब। ठीक है। तो संबंधित पौधों तत्व की कमी के दिखाते हैं। ये आपको बताना सूची 1 है, सूची 2 है। तो कौन से पौधे जो हैं किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण को इंगित करते हैं या इंडिकेट करते हैं, ये आपको बताना है। तो फूल गोभी जो है ये नाइट्रोजन की कमी को दर्शाते हैं, एकदम सही है। तोरिया जो है ये फास्फोरस की कमी को दर्शाते हैं। आलू जो है पोटास की कमी को दर्शाता है। और ये सूरजमुखी जो है बोरान तत्व की कमी को दर्शाता है। सूरजमुखी जो है वाटर की कमी को भी दर्शाता है। ठीक है, वाटर की कमी हो जाती है तो संकेत करता है कि मतलब वाटर की कमी हो गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर सब 1 2 3 4 सब ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है तटस्थ मिट्टी में, अम्लीय मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी में या नमकीन मिट्टी में। नमकीन मिट्टी को कह सकते हैं सैलाइन सॉयल। ठीक है। तो इसमें से बताइए रॉक फास्फेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, अम्लीय मिट्टी में। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एसिडिक सॉयल।
क्षारीय मिट्टी में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में हम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसको जिप्सम कहते हैं, H2O। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? क्षारीय भूमि में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करेले की इष्टतम बीज दर कितनी होती है? मतलब 1 हेक्टेयर में सीड रेट कितनी लगती है करेले की? 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 6 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ आपको बता दें 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है बीज करेले के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। टी बडिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, टी बडिंग और उसका दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। सिल्ड कलिकायन, पेंच कलिकायन, रिंग बडिंग या एयर लेयरिंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टी बडिंग इस प्रकार से होता है। ठीक है, टी बडिंग तो यहाँ पर नाव की आकृति की यहाँ पर साइन बन जाता है। तो ये आपको बताना है कि इसमें टी बडिंग को किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्ड कलिकायन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिल्ड टाइप्स का साइन बन जाता है उसमें, इसलिए सिल्ड कलिकायन कहा जाता है इसको। पेंच कलिकायन का प्रयोग हम आंवला के अंदर करते हैं, याद रखेंगे। रिंग बटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो छल्ला कलिकायन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे छल्ला कलिकायन। यहाँ पर एयर लेयरिंग है, तो एयर लेयरिंग का भी काफ़ी अच्छे नाम है, जैसे गोटी दाब भी कहते हैं इसको, गोटी दाब याद रखेंगे। मार्कोटेज लेयरिंग इसको कहा जाता है और इसको चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है एयर लेयरिंग को। तो याद रखें गोटी दाब, मार्कोटेज और चाइनीज लेयरिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेपा, एलियम सेटाइवम, एलियम कैपिटाटा या एलियम लहसुन। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम पूछा है यहाँ पर, तो प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन घुमा देता एलियम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखेंगे लहसुन का वैज्ञानिक नाम है। और प्याज जो होता है ये एक बीज पत्री होता है, ये भी याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा है, एक बीज पत्री। ठीक है, इसको बल्ब वाली सब्जी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्ता गोभी को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90 से 95% आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 90 से 95% आर्द्रता, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 90 से 95% आर्द्रता, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 70 से लेकर 75% आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तो इसका करेक्ट ह्यूमिडिटी तो यही रखते हैं, RH जो है यही रखा जाता है 90 से लेकर 95। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको भंडारित करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 90 से 95% आर्द्रता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है रोपण की क्विंकस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्विंकस किसे कहते हैं? तो इस पे आप याद रखेंगे पूरक विधि इसको कहा जाता है। ठीक है, पूरक विधि कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्विंकस कहते हैं। ठीक है, याद रखें क्विंकस सिस्टम कहा जाता है इसको, याद रखेंगे, बहुत ही बार एग्जामों में आया हुआ है। आलू में, सब्जियों की फसलें में, या फलों के पेड़ में, या फूलों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका प्रयोग हम फलों के पेड़ों में किया जाता है, पूरक विधि का प्रयोग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार सामग्री का पोषक अनुपात से मिलान करें। ठीक है, तो खिला सामग्री यानी कि केक जो होता है, और इधर पोषक अनुपात जो खली होती है उसके अंदर आपको बताना है पोषक अनुपात कितना परसेंटेज पाया जाता है कौन कौन सी खली के अंदर।
तो यहाँ देखेंगे कपास के बीज के अंदर, सरसों के केक के अंदर, और यहाँ पर रेप सीड लिखा है, रेप सीड, ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है। उसके अंदर तिल के केक के अंदर, मूंगफली के केक के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कपास के बीज के अंदर जो पोषक अनुपात होता है वो होता है 6.1, यानी कि ये 5वें के साथ चला जाएगा। सरसों के जो केक होते हैं उसके अंदर पोषक अनुपात कितने होते हैं, 1.7 होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ रैपसीड के बारे में, रैपसीड जो है इसमें चला जाएगा 4th ऑप्शन के साथ, ठीक है, 1.08, ठीक है, 1.08 दिया हुआ है यहाँ पर, याद रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, ये 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तिल के केक के अंदर ये चला जाएगा 2 के साथ, 1.0, ठीक है, ये 2 के साथ चला जाएगा। उसके बाद मूंगफली के केक के अंदर कितनी परसेंट पाई जाती है, ये 3 के साथ चला जाएगा, 0.7, ठीक है, 0.7। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन था, जो पशुओं को आहार के रूप में खिलाया जाता है खली, उसके अंदर पोषक तत्वों के बारे में बता रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग कुक्कुट के पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो पोएट्री, कुलस, गिजार्ड या बी दोनों, या एबोमेजम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबोमेजम, इसमें नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, बर्बरी, बेगल्स काला, जमुनापारी या असम स्थानीय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आकार में भी सबसे बड़ी होती है और सबसे ज़्यादा दूध भी उत्पादन करती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है, थार पारकर, नागौरी, गिर या साहिवाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौरी। नागौरी जो है ये किस प्रकार की नस्ल है, ये भारवाहक है, याद रखेंगे, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध नस्ल है नागौरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, चेवन, मटन, बीफ या पोर्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्क कहा जाता है, भेड़ के मांस के पूछा है। तो यहाँ पर ये जो पोर्क होता है ये किसके होता है, सुअर के मांस को कहते हैं, ठीक है, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। तो यहाँ पर मटन जो है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन के नाम से जाना जाता है, बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, मक्के में प्रोटीन की कमी पाई जाती है, बेटाडीन के रूप में या ट्रिप्टोफैन और लाइसिन के रूप में, या ट्रिप्टोफैन के रूप में। तो मक्के के अंदर जो प्रोटीन की कमी पाई जाती है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन के रूप में कमी पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को दूर करने के लिए यस के बंसल साहब ने क्या किया, क्वालिटी प्रोटीन ऑफ मेज इन्होंने विकसित किया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल्दी पकने वाले मोटे और काले बीज वाले उड़द की किस्मों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जल्दी पकने वाले और मोटे और काले बीज की उड़द की जो किस्म होती है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है, कौन से। विग्ना देखिए सभी लिखा, विग्ना मुंगो सभी लिखा, वैरायटी चेंज हो जा रही है। विग्ना मुंगो वैरायटी विरिडिस, विग्ना मुंगो वैरायटी नाइगर, विग्ना मुंगो वैरायटी मैक्रोपोड्स, विग्ना मुंगो वैरायटी माइक्रोप्रोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, विग्ना मुंगो वैरायटी नाइगर्स, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16 के बाद 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ICAR संस्थान और उसके मुख्यालय के नाम को मिलान करना है, ठीक है, सही मिलान करना है। कौन कौन सा, एक तरफ संस्थान दिए हुए हैं, एक तरफ मुख्यालय दिए हुए हैं। तो पहला मुख्यालय देखते हैं IGFRI, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, झांसी में है, ये एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। काजरी के बारे में आप लोग जानते हैं, जोधपुर में स्थित है, ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। IRRI, ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा
कटक, ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद IISR, इसको बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केयर रिसर्च, तो ये कहाँ है, ये लखनऊ के अंदर स्थित है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। इस प्रकार से 1 या 2 रिसर्च सेंटर पूछ लिया जाता है, तो आपको सभी रिसर्च सेंटर याद होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, सीमेंट मुख्य रूप से काम कर रहा है, किस पर सीमेंट काम कर रहा है मुख्य रूप से, इसका मुख्यालय जो कहाँ है, मैक्सिको में है, ठीक है, मैक्सिको में इसका मुख्यालय है। तो कौन सी फसलों पर सीमेंट काम कर रहा है, गेहूं है, मक्का और गेहूं है, चावल है, कपास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का और गेहूं पर ये काम कर रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चावल का मूल घर कहाँ है, ठीक है, चावल का उत्पत्ति स्थान बताना है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, भूमध्य सागरीय या चीन। चीन के अंदर संतरा वगैरह का उत्पत्ति स्थान देखने को मिलता है, भूमध्य सागरीय में अंगूर का उत्पत्ति स्थान देखने को मिलता है, लेकिन चावल का यहाँ पर पूछा है तो दक्षिणी पूर्व एशिया जो है ये चावल का उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तक फैले वायुमंडल के निचले भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक जो निचला भाग फैला हुआ है वायुमंडल का उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, श्रोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या एक्सोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रोभ मंडल कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैरीलैंड यूएसए के अक्षांशों में किस्म मैरीलैंड मेमथ केवल पत्तियों की उत्पादन करती है और बीज उत्पादन के लिए कम दिनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, पूछने का मतलब है कि मैरीलैंड मेमथ एक यूएसए की एक वैरायटी है, ठीक है, जो कि पत्तियों का उत्पादन करती है और बीज उत्पादन कम दिनों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसकी वैरायटी है ये, मैरीलैंड मेमथ, टमाटर है, गाजर है, मूली है, तंबाकू है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तंबाकू की एक वैरायटी है जो कि अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर इस किस्म का नाम है मैरीलैंड मेमथ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आलू में कंदीकरण के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए 12 से 14, 18 से 20, 22 से 24 या 28 से 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे ठंडे महीने के लिए कॉफ़ी उत्पादन की सीमा लगभग कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रेखा द्वारा सीमित है। आपको बताना है कॉफ़ी का अच्छा उत्पादन लेना है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए, 25, 35, 45 या 55। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए टेम्परेचर अच्छी कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने की वानस्पतिक वृद्धि के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है, चना एक प्रकार की क्या है, रबी सीजन की फसल है, याद रखेंगे, और बुआई के समय टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा और वानस्पतिक वृद्धि के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है कम, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा था वानस्पतिक वृद्धि के लिए तो ये हो जाएगा, और बुआई के लिए हमारा हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर ज्वार में जॉनसन घास से संदूषण से बचने के लिए कितने मीटर में अनुशंसित अलगाव दूरी है, ठीक है, आपको बताना है आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है। संकर ज्वार के अंदर ये जॉनसन घास एक प्रकार का खरपतवार होता है तो इससे बचने के लिए आपको डिस्टेंस बताना है कितना रखना है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 मीटर,
ठीक है, सॉरी दोस्तों 400 मीटर नहीं रहेगा, 300 मीटर रहेगा। 300 मीटर यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास में फज को हटाना क्या कहलाता है? डिलीटिंग कहलाता है, डी फजिंग कहलाता है, भूसी निकालना कहलाता है, या डी बेयरिंग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीटिंग कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाउंडेशन सीड के साथ जुड़ाव सर्टिफिकेशन टैग है। ठीक है, फाउंडेशन जो सीड होता है उसमें टैग किस कलर का होता है? सफ़ेद रंग का, नीला रंग का, सुनहरा रंग का, या ओपेल रंग का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन सा बीज शक्ति का भौतिक परीक्षण है? ठीक है, शक्ति का भौतिक परीक्षण यहाँ पे बताना है भौतिक परीक्षण द्वारा। बीज ईंट बाजरी परीक्षण, बीज का आकार, या पहली गिनती, या टेट्राजोलियम परीक्षण? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बीज का आकार देखकर। गांव में देखते हैं सब लोग किसान बीज का आकार देखकर बता देते हैं कि किस इसकी शक्ति कैसी है, भौतिक परीक्षण लगा सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट यहाँ पर पूछा था, फिजिकल टेस्ट ऑफ सीड विगोर्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बीजों को नमी की मात्रा के साथ 2 साल तक संग्रहित किया जा सकता है। कितनी नमी तक हम इसमें नमी होनी चाहिए कि 2 साल तक हम उसको संग्रहित कर सकते हैं? 11 से 13, 10 से 12, 9 से 11, या 8 से 10? तो यहाँ पर अधिकतर लोग लगा रहे होंगे 10 से 12, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 से 11। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 से 11% अगर नमी हो रही है तो 2 साल तक हम बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।